अपने रेलेवेंसी को बरकरार रखने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि उन पर लोग डाउट करें, उन पर एनडीए डाउट करे, उन पर राजद डाउट करे, उन पर तेजस्वी यादव डाउट करें। जैसे ही उन पर डाउट करेंगे वैसे ही उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा। आरजेडी के पास 31% वोट है, 14% यादवों का, 17% मुसलमानों का, तो आरजेडी वहाँ से आगे बढ़ती है। तो किसी भी पार्टी के लिए आरजेडी को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। मुकेश सहनी की तरह से चिराग पासवान जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन में अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, उस गठबंधन में अपने लिए, अपनी मतलब पार्टी के लिए, अपने सिंबल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को कैटर करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है ना कि 243 पर लड़ेंगे, वो भी 243 कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं कर पाए होंगे, वो खोज रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है उनको मिल भी जाए, लेकिन चिराग पासवान 243 पर नहीं लड़ सकते हैं। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस तेज सरगर्मियों में बिहार में दो गठबंधन है और दोनों गठबंधन में दो लोग ऐसे हैं जो गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं गले की हड्डी बने हुए हैं। गले की हड्डी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरफ महागठबंधन में मुकेश सहनी जो हैं वो कहीं ना कहीं अब उनकी जो सुर है वो बगावत की हो रही है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की क्या वजूद है। वहीं साफ साफ उन्होंने कहा कि हमें 60 सीट चाहिए, डिप्टी सीएम पद चाहिए। तो वहीं चिराग पासवान एनडीए में हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और सीएम नीतीश के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। बिहार में दो गठबंधन, दोनों गठबंधन में दो ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं अपने गठबंधन के लिए ही मुसीबत साबित हो रहे हैं। मुकेश सहनी और चिराग पासवान की तरफ आपका इशारा है जी, ये क्लियर ही है। महागठबंधन के लिए मुकेश सहनी गले की हड्डी बनेंगे कि सब कुछ वही संभाल लेंगे या उनके जरिए महागठबंधन सब कुछ संभाल लेगा, अभी इस पर शंका बनी हुई है। शंका बनी हुई नहीं है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि शंका बनाई गई है, बनाई जा रही है। लगातार मुकेश सहनी अपने रेलेवेंसी को बरकरार रखने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि उन पर लोग डाउट करें, उन पर एनडीए डाउट करे, उन पर राजद डाउट करे, उन पर तेजस्वी यादव डाउट करें। और जैसे ही उन पर डाउट करेंगे वैसे ही उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक, मुकेश सहनी अभी के तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस तारीख में वो मैक्सिमम 15 सीटों के लिए मतलब आगे बढ़ सकते हैं। वो 15 सीट से ज़्यादा उनको नहीं मिलना है, लेकिन मुकेश सहनी चाहते हैं कि हमारी सीटें बढ़ जाएं। उनकी कैंडिडेट्स, उनके जो सिंबल है, उनको अभी चुनाव आयोग ने जो नाव सिंबल अलॉट उनका किया है, उस सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट महागठबंधन के बैनर तले उतरें और चुनाव जीतें, लड़ें, सब कुछ करें। तो मुकेश सहनी पूरी तरह से इसी कोशिश में अपना जो हिसाब किताब है वो गड्ढमगड्ढ किए हुए हैं और उनको मतलब किसी भी तरह कोशिश ये है कि तेजस्वी यादव उनको मनाने पर आ जाएं और वो फिर अपनी बात कहें, 60 नहीं तो 40 सही, 40 नहीं तो 35 सही, 15 पर गाड़ी ना रुके, यही उनकी कोशिश है। मतलब कंप्रोमाइज़ करने के लिए लगे हुए हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा ना। 60 सीट बोल देने से मतलब नहीं हो सकता ना। आप मुंह खोल दीजिए ऐसे और फिर मतलब 14% है उसके। 14% नहीं 44%, तो वो डिसाइड करेगा 31% वाला ना। आरजेडी के पास 31% वोट है, 14% यादवों का, 17% मुसलमानों का, तो आरजेडी वहाँ से आगे बढ़ती है। तो किसी भी पार्टी के लिए आरजेडी को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। अब 12% 14% आपके कह देने से नहीं होता है। आप 2% 3% वोट मिलता है या 5% मिलता है, आपको कैसे मिला ये डिपेंड करता है। एनडीए में रहते हुए कितना मिला, महागठबंधन में रहते हुए कितना मिला, लोकसभा चुनाव में कितना मिला, विधानसभा चुनाव में कितना मिला, आपके कैंडिडेट कौन है, किस सीट पर हैं, उस सीट का क्या इतिहास है। ऐसे थोड़े ना है कि आप 12% आप सहनी हो गए तो मतलब ये हो जाएगा कि आप 12% 14% का हो जाएगा। ये कई लोग आशंकाएं लगा रहे हैं, पब्लिक लोग भी कह रही है कि क्या मुकेश सहनी इस बार फिर से गठबंधन में रहेंगे, क्या महागठबंधन में उनका साथ रहेगा, क्योंकि फिर से पाला बदल सकते हैं। बदलने के लिए कोई भी बदल सकता है और अभी जो कोशिश हो रही है वो गठबंधन बदलने की कोशिश नहीं हो रही है। अभी ये कोशिश हो रही है कि जो जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का मार्जिन वो अपने हक में अचीव कर ले, वो ऐसा कर ले कि उसकी सीटें बढ़ जाएं, उसको चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाएं। जब तक वो सीटें नहीं मिलेंगी तब तक नहीं संभव है। तो सबकी कोशिश यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाएं।
एक सवाल और है कि एनडीए में चिराग पासवान जो है कई जगहों पर रैली कर रहे हैं। कल भी छपरा में बड़ा रैली हुआ, आरा में रैली किए और लगातार ये कह रहे हैं कि हम बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, बिहार से नहीं। मतलब उनको चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने कैंडिडेट उतारेंगे उससे क्या नीतीश कुमार को नुकसान होगा? इस मामले में चिराग पासवान इज इक्वल टू मुकेश सहनी। मुकेश सहनी की तरह से चिराग पासवान जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन में अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, उस गठबंधन में अपने लिए, अपनी मतलब पार्टी के लिए, अपने सिंबल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को कैटर करना चाहते हैं। भाजपा उनको कैंडिडेट देगी कैसे? जब तक उनका मतलब राजनीतिक वजूद नहीं बढ़ेगा, राजनीतिक ताकत उनकी नहीं बढ़ेगी, मिलेगी नहीं। तो राजनीतिक ताकत बढ़ाने का मौका तो अभी है नहीं। अभी वो है कि अपनी वो बातों से जितनी अपने आप को मजबूत दिखा सके, तो वही कोशिश में चिराग पासवान, और चिराग पासवान इसी रणनीति के तहत लड़ रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोजपा रामविलास, जो एलजेपीआर उनकी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, वो 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट देने वाली है। चिराग पासवान बाद में ये कहते हुए नजर आएंगे, ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, कि 243 सीटों पर एनडीए के लिए लोजपा रामविलास लड़ेगी, चिराग पासवान लड़ेगा। लोजपा रामविलास की मतलब का जो हर कैंडिडेट है, हर जो समर्थक है, हर कार्यकर्ता है, हर जो वोटर है, वो लड़ेगा। तो ये इन बातों को मोल्ड किया जाएगा बाद में। अभी इसलिए इन बातों को प्रमुखता से बताया जा रहा है, या इन बातों को अधूरा छोड़ा जा रहा है। 243 पर लड़ेंगे, 243 पर कहाँ से लड़ेंगे? 243 पर ना राजद लड़ रही है, ना भाजपा लड़ रही है, ना जदयू लड़ रही है, आप कहाँ से लड़ लेंगे? ये संभव ही नहीं है 243 पर। इस बार का दावा वैसे ही है कि प्रशांत किशोर ने कहा है ना कि 243 पर लड़ेंगे। वो भी 243 कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं कर पाए होंगे, वो खोज रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है उनको मिल भी जाए, लेकिन चिराग पासवान 243 पर नहीं लड़ सकते हैं, कभी नहीं लड़ सकते हैं। उनके जीजा अरुण भारती जो हैं वो लगे हुए हैं कि सीएम तो बना के रहेंगे चिराग। तो सीएम तो बनाएंगे ही किसी ना किसी को। चिराग को कहाँ उन्होंने कहा है कि सीएम चिराग को बनाएंगे, या बनाएंगे भी तो उन्होंने ये थोड़े ना कहा कि 2025 के चुनाव में ही बनाएंगे। 2025 में तो अमरेला नीतीश कुमार हैं और उसी में एनडीए के सभी दल हैं, ये क्लियर है। जो एनडीए में रहेगा, भाजपा का वीटो है कि वो नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ेगा, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। जो दो बड़ी पार्टियां सहमत है, तो छोटी छोटी पार्टियों को उस अम्ब्रेला में फिट होना है। और चिराग पासवान जानते हैं कि वो अगर चले गए तो उनके हाथ से सब कुछ जाएगा, मंत्री पद जाएगा, पार्टी का पता नहीं क्या होगा। हो सकता हो कि एनडीए को झटका लग जाए, बहुत बड़ा भी झटका लग जाए, लेकिन चिराग पासवान के पास भी कुछ नहीं बचेगा। चिराग पासवान महागठबंधन में जाकर भी मतलब वही उनको हासिल होगा जो यहाँ है। तो चिराग पासवान के लिए विन विन सिचुएशन ये है कि चुपचाप वो एनडीए में बने रहें, सीटों पर बार्गेन करें, क्योंकि अभी जुलाई का महीना है, अभी बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र है, उसके बाद ही पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं वो खुलेंगे। अभी उनको हिसाब किताब ऐसे ही रखना है कि दबाव बनाए रखिए। 25 सीटें अभी मिल रही हैं, उसको 30 कर लें, 28 कर लें, 35 कर लें, 32 कर लें, 33 कर लें, जो भी जितनी भी वो सीटें बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। इसके अलावा इनके पास अभी ना कोई काम है, ना कोई एजेंडा है, अभी यही है कि वो सीटें बढ़ती रहें। एक अंतिम सवाल ले लें कि मुकेश सहनी को शांत करने के लिए अब पशुपति कुमार पारस की एंट्री कराई गई है कि पशुपति पारस एंट्री करेंगे तो मुकेश सहनी कुछ अपने रास्ते पर आएंगे। ये तेजस्वी यादव का मैच्योर गेम है। आप देखिए, जेएमएम की भी एंट्री होगी, पशुपति कुमार पारस की भी एंट्री होगी। पशुपति पारस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? वो 3 सीट से ज़्यादा नहीं लेंगे। आप देख लीजिएगा, 3 सीटें उनके लिए काफ़ी हैं, 4 भी मिल जाए। मतलब एक लब्बो लुबाब यही है कि वो ज़्यादा सीट नहीं ले सकते हैं, जेएमएम ज़्यादा सीट नहीं ले सकती है। इससे पहले के चुनाव में आरजेडी ने जेएमएम को छोड़ दिया था, महागठबंधन में शामिल नहीं किया। तो एक तरह से तेजस्वी यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव में जो हेमंत सोरेन ने उन पर भरोसा दिखाया, सीटें उनको दी, 6-7 सीटें, वो 5 कैंडिडेट उनके जीते, एक को मंत्री बनाया, सब कुछ का एक बदला भी चुकाया है। जो झारखंड में उन्हें मिला है वो चुकाने के लिए वो अग्री हैं कि नहीं, आपका जनाधार भले ही यहाँ नहीं है, लेकिन हम आपको स्थान देंगे। दूसरा ये है कि जेएमएम पर अनावश्यक तेजस्वी बहस नहीं चाहते थे। तेजस्वी ने इसलिए जेएमएम को मतलब महागठबंधन का हिस्सा बनाने की हामी भर दी। सेम कंडीशन लागू हो रहा है जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। आपकी पार्टी तो है, आप की राजनीतिक हैसियत कितनी है उस पर बाद में अपन बात कर लेंगे, उसमें क्या सीटें आपको देंगे वो बाद में कर लेंगे, लेकिन महागठबंधन में उनको साथ रखा है, उनको खिलाफ नहीं किया है कि 2-3 सीटों के लिए हम आपको खिलाफ कर देंगे और आप 50 सीटों पर चुनाव लड़ जाएं, 20 सीटों पर चुनाव लड़ जाएं और फालतू का टेंशन हमको दें। वो चाहते ही नहीं है कि इस बार कोई टेंशन हो।
AIMIM उनकी मजबूरी है, इसलिए वो AIMIM को बाहर ही रखेंगे, लेकिन JMM को पर वो मान गए, पशुपति कुमार पारस पे मान गए, तो ये उनका एक मैच्योर जो स्ट्रोक है और ये उनके लिए उनके हक में एक अच्छा मैसेज है जो उनके समर्थक तक पहुंचा है। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे। देखिए, चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी, क्या कुछ खेला करने वाले, तमाम चीज़ों को आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।